गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल। मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के पी वाइज क्यू सॉल्व कराने जा रहा हूं, जो आपको एनसीईटी 2025 में बहुत ही हेल्प करेगा। इसमें आपको ये पता चलेगा कि जो 2025 में क्वेश्चन के पैटर्न कैसे होंगे और इन क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस प्राप्त होगा और एनसीईटी 2025 में निश्चित ही सफलता मिलेगी। इससे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं एज प्रिस्टीन क्लासेस। प्रिस्टीन क्लासेस आपके लिए लाया है ग्रुप बैच। ग्रुप बैच में आपको पढ़ाया जाएगा आईटीईपी बीए बीएड, आईटीईपी बीएससी बीएड, आईटीईपी बीकॉम बीएड, जिसकी फी ओनली 3500 रुपीज है। और इसमें प्रिस्टीन क्लास आपको दे रहा है फर्स्ट 50 बच्चों के लिए 30% ऑफ का डिस्काउंट ऑफर। इसके साथ साथ आपके डोमेन सब्जेक्ट के बुक को भी फ्री दे रहा है प्रिस्टीन क्लासेस। ठीक है, तो प्रिस्टीन क्लासेस में इनरोल करने के लिए आपको प्ले स्टोर पर जाकर प्रिस्टीन क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करना होगा, जिसमें आप इनरोल कर सकते हैं। और इनरोल करते समय आपको कोई जानकारी या कोई आपकी परेशानी हो, उसका निवारण करने के लिए यहाँ पर दिए हुए मोबाइल नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़कर देखते हैं कि जो ये प्रिस्टीन क्लासेस चला रहा है उसमें क्या क्या खासियत है और जो आपका आईटीईपी 2025 के केमिस्ट्री का पैटर्न कैसा होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखते हैं क्वेश्चन पेपर के पैटर्न। क्वेश्चन पेपर में आपको सिर्फ 28 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन करने होंगे। 28 में से आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन करने हैं। और क्या है कि टोटल मार्क्स आपके 100 मार्क्स हैं। 100 मार्क्स का कहने का मतलब ये क्या है कि एक क्वेश्चन को आपको 4 मार्क के लिए है। एक क्वेश्चन 4 मार्क के हैं। अगर आप एक क्वेश्चन को राइट करते हैं तो आपको 4 मार्क मिलेंगे, और अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो -1 मार्क काट लिया जाएगा, 1 मार्क काट लिया जाएगा, जिससे आपको जो क्वेश्चन गलत है उसका जो +4 नंबर आपको मिलने वाला था वो तो नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ जो सही क्वेश्चन किए हैं उसमें से आपका 1 नंबर माइनस कर लिया जाएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं पीवाईज क्यूज में। पीवाईक्यू देखते हैं, ये है पीवाईक्यू 2024 का। पीवाईक्यू 2024 में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं और इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, आईयूपीएसी नेम ऑफ, ये कंपाउंड दिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड, मुझे इसका आईयूपीएसी नेम बताना है। आईयूपीएसी नेम बताते समय सबसे अच्छा ये ध्यान देना है कि जहां पर फंक्शनल ग्रुप पहले मिलते हैं वहां पर हम क्या करेंगे, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर देख रहे हैं ब्रोमीन लगा हुआ है इस कार्बन से। ठीक है, तो ब्रोमीन लगा हुआ है तो मैं यहां से नंबरिंग करना स्टार्ट करूंगा। यहां से मैं नंबरिंग करना स्टार्ट करूं तो 1 इसको देंगे, 2 इसको देंगे, 3 इसको देंगे, 4 इसको दे देंगे। ठीक है, 1 इसको, 2 इसको, 3 इसको, 4 इसको। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, कभी भी हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग किसी कंपाउंड का करते हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं। इस चीज को अगर ध्यान से करेंगे तो आपके आईयूपीएसी नेम के कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेंगे। ठीक है, तो यहां पर पहले क्या आ जाएगा, 1 पे ब्रोमो लगा हुआ है, 1 ब्रोमो, 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, 2 मिथाइल। 4 कार्बन होते हैं तो उसको बोलते हैं ब्यूट, 2 पे इन लगा हुआ है, ब्यूट 2 इन। ये आपके हो जाएंगे आईयूपीएसी नेम, 1 ब्रोमो, 2 मिथाइल, ब्यूट, 2 इन। ठीक है, तो इसमें से देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें दिया हुआ है 4 ब्रोमो, 3 मिथाइल, ब्यूट, 2 इन, जो कि गलत है।
दूसरा ऑप्शन क्या है, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, ये ऑप्शन सही लग रहा है। 1 ब्रोमो 2 3 डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे प्राइमरी कार्बन टू, इंड करेंगे कहां पे, प्राइमरी कार्बन पे ही इंड करेंगे। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में क्या है, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, इसमें उल्टा कर दिया है। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप पहले नंबरिंग करना चाहिए था, इसमें बाद में कर दिया है, जिसकी वजह से ये भी गलत है। इससे आपको देखने को मिल जा रहा है कि आपका ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं तो इसमें दिया हुआ है कि अमोनिया का रिएक्शन पीटी कैटलिस्ट से कर रहे हैं। अमोनिया का रिएक्शन पीटी कैटलिस्ट से कर रहे हैं, जिससे ये डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन बना ले रहा है गैस और हाइड्रोजन गैस बना ले रहा है। इस जो प्रोसेस होता है, ये जो रिएक्शन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हैबर प्रोसेस। इसको क्या बोलते हैं, हैबर प्रोसेस बोलते हैं। इसको बोलते हैं हैबर प्रोसेस। इस प्रकार के रिएक्शन में जो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, वो कौन सा रिएक्शन होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपका हो जाएगा। इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही पूछा है। इसका मैं अनदर एग्जांपल दे सकता हूं आपको। 2HI को गोल्ड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये H2 प्लस I2 में डिकम्पोज हो जाता है, जो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। जो कि क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ऐसे रिएक्शन जीरो ऑर्डर के रिएक्शन होते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड था। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे क्या दिया हुआ है, द कंपाउंड विद द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। इन 4 कंपाउंड में से आपको हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट बताना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट के लिए मैं कुछ टर्म बता दे रहा हूं। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट का। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट का होता है। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट उस कंपाउंड का होगा, उसकी बॉइलिंग पॉइंट उतनी ज्यादा होगी। तो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, इसमें Br है, इसमें भी Br है और इसमें भी Br है। तीनों में Br है, लेकिन जो चौथा ऑप्शन है इसमें Cl है। Cl का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू Br, जिसकी वजह से ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद आपके लगभग सेम दिख रहे हैं तीनों कंपाउंड। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें ब्रांचिंग है। तो बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग होता है। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग होता है। जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। यहां पर हम लोग देख रहे हैं एक ब्रांचिंग मिल रही है, यहां पर 2 ब्रांचिंग मिल जा रही है, यहां पर कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, इसीलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको मोलरिटी पूछा है। क्या पूछा है, मोलरिटी। द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन containing 10 ग्राम NaOH in 500 ml solution। मोलेरिटी क्या होता है, मोलेरिटी सिर्फ इतना होता है कि 1000 ml और 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल सोल्यूट होगा वही उसकी मोलेरिटी हो जाएगी। नंबर ऑफ मोल सोल्यूट, वही उसकी मोलरिटी हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, सोल्यूट क्या है भाई, सोल्यूट क्या है, NaOH। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है 40। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 40। यहां पर दिया हुआ है अलग अलग, सोडियम का अलग दिया हुआ है, ऑक्सीजन का अलग दिया हुआ है, हाइड्रोजन का अलग दिया हुआ है। सबका जोड़ करके देखेंगे तो NaOH की जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो 40 आती है। ठीक है, तब हम यहां से क्या करेंगे, यहां से हम करेंगे मोल निकालेंगे। मोल ऑफ NaOH निकालते हैं तो हमको क्या मिलता है, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट डिवाइडेड बाय क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट।
गिवन वेट दिया हुआ है आपका 10 ग्राम, गिवन वेट दिया हुआ है 10 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 40, यहां पर आपको मिल जाएगा 1/4 मोल, NaOH का 1/4 मोल है। ठीक है, ये कितने में है 500 ml में, 500 ml में कितने मोल है भाई 1/4 मोल है। तो 1 ml में कितने हो जाएंगे 1 ml में हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई 500 मोल। तो यहां से हम लोग देखते हैं, यहां से हम लोग देखते हैं कि 1000 ml में कितना हो जाएगा 1000 ml में हो जाएगा आपका 1/4 मल्टीप्लाई 500, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 का। तो यहां पर देखते हैं तो ये 2 से कैंसिल हो जाता है, ये कितने से कैंसिल हो जाता है 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा 1/2, 1/2 मोलरिटी कितनी आ जाएगी 1/2। तो मोलरिटी में हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 0.5। अगर 0.5 में आंसर दिया होगा तो ऐसे लिख देंगे, लेकिन 0.5 में आंसर दिया नहीं है, तो इसको हम लोग किसमें चेंज कर दे रहे हैं, इसको चेंज कर दे रहे हैं 5 × 10⁻⁻1 मोलरिटी। इसका आंसर कितना हो जाएगा 5 × 10⁻⁻1। तो ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, हम और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो हमको क्वेश्चन 5 में क्या देखने को मिलता है। क्वेश्चन 5 आपको देखने को मिलता है, ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें क्या है बहुत ही आसानी से इसके क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड पूछा है। तो इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट में क्या दिया है CONH3 का होल 5, NO2 2+ एंड CONH3 का होल 5 ONO 2+ आज लिंकेज आइसोमर्स। ठीक है, लिंकेज आइसोमर्स होते हैं क्यों, क्योंकि किसी भी कंपाउंड में अगर ऐसा लिगेंड हो, ऐसा लिगेंड है जिसमें उसके 2 एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, उसके 2 एटम इलेक्ट्रॉन को अगर डोनेट कर सकते हैं तो वो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करता है। इसमें आप देखिए नाइट्रोजन भी नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है और ऑक्सीजन को भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। ठीक है, इसीलिए क्या है कि यहां पर नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, यहां पर ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या है एक ही लिगेंड में 2 एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं, तो ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेंगे, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड देखते हैं, स्टेटमेंट सेकंड देखने से हम क्या पता चलता है कि CONH3 का 5SO4Br बाहर है, CONH3 5Br अंदर है, SO4 बाहर है। ये क्या करते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं, बिल्कुल शो करते हैं। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि उसमें हम लोग ये देखेंगे कि उसमें कोई आयनाइजेबल आयन है कि नहीं। तो यहां पर देख रहे हैं SO4 आयनाइजेबल आयन है, यहां पर Br आयनाइजेबल आयन है। 2 डिफरेंट आयनाइजेबल आयन प्रेजेंट इन सेम कंपाउंड, दे शो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, यानी हम देखेंगे बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड बोथ स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरे में क्या दिया है स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर इनकरेक्ट, गलत है, दोनों गलत नहीं है। स्टेटमेंट सेकेंड इज फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकेंड इज इनकरेक्ट, फर्स्ट सही है सेकेंड भी सही है, इसीलिए ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 में देखते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट, ऐसा नहीं है, दोनों स्टेटमेंट सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ के देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नार्कोटिक एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक क्या होता है, एनाल्जेसिक पेन किलर होता है। जो नार्कोटिक पेन किलर होता है इसमें आएगा आपका मॉर्फिन, मॉर्फिन आता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, प्रोडक्ट सी इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इज। ये जो रिएक्शन दिया हुआ है आपको प्रोडक्ट सी बताना है, प्रोडक्ट सी है क्या। ठीक है,
तो हम लोग इसका रिएक्शन कराकर देख लेते हैं कि क्या है। तो रिएक्शन कराकर देख लेंगे तो हमको मिल जाएगा क्या, यहां पर क्या है, इथेनोइक एसिड, ठीक है, CH3COOH इथेनोइक एसिड होता है। इसका रिएक्शन अगर NH3 से कराते हैं, अमोनिया से कराते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, CH3COONH4+, यहां माइनस यहां पर प्लस मिल जाएगा आपको, ठीक है, जो कि हीट करने पर एमाइड बना लेता है। यहां हीट करेंगे तो एमाइड बन जाएगा CH3CONH2, ये बन जाएगा एमाइड, और क्या, वाटर बाहर निकल जाएगा, और क्या करेगा, वाटर बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर जो बी कंपाउंड बन गया है वो एमाइड है। अब एमाइड का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ क्या करा देना है, रिडक्शन करा देना है। इसका जब रिडक्शन कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, ध्यान से देखो हमको क्या मिल रहा है, इसका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, कराएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ अमीन मिल जाता है, CH3CH2NH2, CH3CH2NH2, यहाँ पर हमको अमीन मिल जाता है। कभी भी एमाइड का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो उसका रिडक्शन हो जाता है, ये रिड्यूस होकर क्या बना लेता है, रिड्यूस होकर अमीन बना लेता है। तो इसमें ये अल्कोहल है जो कि गलत है, इसमें अमीन है लेकिन एक ही कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, इसलिए भी गलत है। ये साइनाइड है, साइनाइड तो बनता ही नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है, ये बन जाएगा एमीन। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, द रिड्यूसिंग एजेंट यूज्ड इन द ब्लास्ट फर्नेस टू रिड्यूस Fe2O3 टू Fe। ब्लास्ट फर्नेस में क्या होता है, जो Fe2O3 होता है उसका रिडक्शन होता है किसमें, Fe में होता है। Fe2O3 का रिडक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है, Fe बन जाता है, Fe बना लेता है। तो इसमें देखते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। रिड्यूसिंग एजेंट इसमें होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। इसमें जहां भी कार्बन मोनोऑक्साइड है वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन 9 में हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर बाय द विलियमसन सिंथेसिस मेथड, ठीक है। विलियमसन सिंथेसिस मेथड में क्या बनता है, ईथर बनता है। यह एक प्रकार का SN2 रिएक्शन होता है, यह एक प्रकार का क्या होता है, SN2 रिएक्शन होता है विलियमसन सिंथेसिस मेथड, SN2 रिएक्शन होता है, ठीक है। इसमें सबसे अच्छा क्या होता है, टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर बनाने में सबसे अच्छा क्या होता है कि प्राइमरी हैलाइड होना चाहिए। अगर प्राइमरी हैलाइड है तो बहुत ही अच्छी तरीके और आसान तरीके से टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर बन जाएगा। तो हमको देख लेना पड़ेगा कि इसमें प्राइमरी हैलाइड कौन सा है। इसमें देखते हैं तो हमको मिल जाता है प्राइमरी हैलाइड, इसमें देखते हैं तो टर्सरी हैलाइड मिलता है, इसमें अल्कोहल है, अल्कोहल से कभी भी विलियमसन सिंथेसिस मेथड नहीं होता है, इसीलिए ये तो ऑप्शन पहले ही गलत हो जाएगा। ये भी अल्कोहल है, अल्कोहल का नहीं होता है। ये 3rd डिग्री यानी 3 डिग्री हैलाइड है, ये 1 डिग्री हैलाइड है। तो 1 डिग्री हैलाइड बेटर होता है विलियमसन सिंथेसिस मेथड में यूज होने के लिए। आपका ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर और आगे बढ़ लेते हैं हम लोग, और आगे बढ़ लेते हैं तो हमको क्वेश्चन नंबर 10 में क्या मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10 में द वैल्यू ऑफ KH मीन्स हेनरी लॉ कांस्टेंट, हेनरी लॉ कांस्टेंट इन किलो बार फॉर डिफरेंट गैसेस इन वाटर एट 293 केल्विन आर गिवन बिलो। ये क्या दिया हुआ है, गैसेस, ये क्या है हमारे पास, गैसेस है, और ये क्या है हमारे पास, KH की वैल्यू, ठीक है। तो इसमें पूछा है द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस A इन वाटर विल बी हाईएस्ट। कोई भी A गैस है
जिसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा है, एंड गैस बी विल बी लोएस्ट, गैस बी है जिसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में बहुत ही कम है, सबसे कम है। द गैस ए एंड बी रेस्पेक्टिवली आर, आपको बताना है कि कौन सा गैस ए है और कौन सा गैस बी है। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है आपके पास कि सॉल्युबिलिटी, जो सॉल्युबिलिटी होता है, जो सॉल्युबिलिटी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केएच वैल्यू, जो हेनरी लॉ कांस्टेंट होता है वो सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें देख लेते हैं सबसे ज्यादा केएच की वैल्यू किसकी है। अगर सबसे ज्यादा केएच की वैल्यू देखेंगे, केएच की वैल्यू सबसे ज्यादा देखेंगे तो इसमें आपको मिलेगा हीलियम 144.97 सबसे ज्यादा है, यानी ये कौन सा हो जाएगा, ये गैस हो जाएगा। फिर उसके बाद केएच की वैल्यू दूसरा देख लेते हैं जिसकी सबसे कम है। केएच की वैल्यू किसकी सबसे कम है, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की कितनी है, सिर्फ 34.86, यानी सबसे ज्यादा केएच की वैल्यू किसकी है, हीलियम की 144.97, इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा गैस बी, ये हो जाएगा क्या, गैस बी। और केएच की वैल्यू ऑक्सीजन की सबसे कम है जिसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा गैस ए, ये आपका क्या हो जाएगा, गैस ए। इसीलिए आप यहां पर देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा, हीलियम की सॉल्युबिलिटी सबसे कम, आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ने पर मुझे क्या देखने को मिलता है कि इसमें मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड, दो लिस्ट दिया हुआ है उसको मैच कराना है आपको। ठीक है, पहले लिस्ट में क्या दिया हुआ है, एसिड दिया हुआ है, सेकेंड लिस्ट में क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन स्टेट ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का हमको क्या देखना है, ऑक्सीजन स्टेट देखना है। तो इसमें कौन कौन सा एसिड दिया हुआ है, पहला दिया है क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, फिर परक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो इसमें मैं देखूंगा जो क्लोरस एसिड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, HOClO। इसका फॉर्मूला क्या होता है क्लोरिक एसिड का, HOClO2। ठीक है, हाइपोक्लोरस एसिड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, HOCl। ठीक है, परक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, HOClO3। इसमें मैं इसका स्ट्रक्चर बना करके इसके ऑक्सीडेशन स्टेट का पता करूंगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है टोटल चार्ज डेवलप ऑन दैट एटम, उस एटम पे कितने चार्ज डेवलप हुए हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, जितने चार्ज डेवलप होंगे वही उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाकर देख लेते हैं। पहला स्ट्रक्चर बनाकर देखेंगे तो हम किसका देखेंगे, क्लोरस एसिड का। क्लोरस एसिड का स्ट्रक्चर बनाकर देख लेते हैं। यहां पर COOH ऐसे बन जाएगा आपका, यहां पर Cl। तो यहां पर देखते हैं कि ये क्या कर लेगा, जब बॉन्ड को तोड़ेगा तो यहां -2 आएगा तो ये +2 इस पे आ जाएगा। ठीक है, इस बॉन्ड को टूटेगा तो यहां -1 इधर आएगा तो +1 इधर आएगा। तो क्लोरीन पे टोटल कितने चार्ज डेवलप हुए हैं, +2 और +1, टोटल कितने चार्ज होंगे, +3, यानी कि +3, पहला का 4 मिल जाएगा आपके पास, पहला का क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा आपके पास। यहां पर देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, इसमें पहला का 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं क्लोरिक एसिड। अगर क्लोरिक एसिड के बारे में बात करें तो इसमें क्या है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना लेते हैं हम लोग, Cl डबल बॉन्ड O, यहां पर O और H ऐसे बना लेते हैं। तो यहां पर अगर इस बॉन्ड को तोड़ेगा तो यहां पर कितना जाएगा, -2 जाएगा तो इस पे +2 आ जाएगा, ये तोड़ेगा तो इस पे -2 जाएगा तो इस पे +2 आ जाएगा, अगर ये तोड़ेगा तो इस पे -1 चला जाएगा, इस पे +1 आ जाएगा। टोटल चार्ज कितने हो जाएंगे, 2 + 2 + 1, 2 2 4 + 1 5 हो जाएगा। टोटल चार्ज इस पे कितने डेवलप हो गए, 5। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +5। तो क्लोरिक एसिड का कितना हो जाएगा भाई, +5। फिर उसके बाद आता है हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड का आपके पास स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको सीधा सीधा मिल जाएगा, HOCl है तो हम क्या करते हैं, HOCl है तो हम क्या करते हैं कि H ऐसे बना लेते हैं। अगर इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहां पर क्या आएगा, -1, यहां पर कितना आएगा, +1।
तो टोटल चार्ज डेवलप ऑन Cl कितना है, +1 है। तो इसमें से आप देख लेंगे तो यहाँ पर +1 आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड में हम लोग देखते हैं तो क्या मिलता है हमको, पर क्लोरिक एसिड में Cl ऐसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसमें कोई दिक्कत नहीं मेरे पास, ऐसे मैं बना ले रहा हूं। फिर यहाँ पर OH आ गया, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है 4 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन यहाँ पर, 1 ऑक्सीजन यहाँ पर, 4 ऑक्सीजन। तो आपको मिल जाएगा क्या, अगर ये टूटेगा यहाँ -2 जाएगा, फिर यहाँ +2 आ जाएगा, ये माइनस टूटेगा, ये -2 जाएगा, यहाँ +2 आ जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ -2 जाएगा, यहाँ +2 आ जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर -1 जाएगा, इस पे +1 आएगा। तो टोटल क्लोरीन पे कितने चार्ज डेवलप हो जाएंगे भाई, 2 2 4 2 6 +1 कितने हो जाएंगे, 7। अगर 7 देखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, जो पर क्लोरिक एसिड होते हैं उस पे कितने, उसमें क्लोरीन के कितने ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएंगे, +7। तो यहां से देख लेंगे ए का फोर्थ किसमें है, ऑप्शन नंबर 3 में ही है। ए का फोर्थ एक ही देखने से आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, एक ही से पता चल गया है, ठीक है। बहुत सारा ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको कम से कम 2 देखने पड़ते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही देखेंगे आपका आंसर बन जाएगा। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से क्वेश्चन नंबर 12 में क्या देखने को हम लोग को मिल रहा है, फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है टू बी स्पॉन्टेनियस द ई सेल शुड बी। इसमें क्या है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसके स्पॉन्टेनियस होने में, ठीक है, उसके स्पॉन्टेनियस होने में डेल्टा जी ऑलवेज निगेटिव होना चाहिए। डेल्टा जी क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी होता है, इसको ऑलवेज ग्रेटर लेस देन 0 होना चाहिए। लेस देन 0 का मतलब क्या है, ये निगेटिव में होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल टू -NF ई सेल, ठीक है, ई सेल। इसको निगेटिव रखने के लिए इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है। जब ये दोनों कांस्टेंट है तो ये सिर्फ डिपेंड करेगा ई सेल पर। तो ई सेल अगर पॉजिटिव है, ई सेल अगर पॉजिटिव है तभी तो डेल्टा जी निगेटिव होगा, क्योंकि यहां पर माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या है, ई सेल क्या होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी को निगेटिव होना चाहिए, जिसकी वजह से ई सेल पॉजिटिव होगा तभी ये निगेटिव होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा पॉजिटिव, इस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन बिलो द 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं आपके। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है भैया, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, ऑल द ट्रांजिशन मेटल्स एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म MO ऑक्साइड विच आर आयनिक, ठीक है। देखो क्या है, MO का मतलब क्या है, MO का मतलब है मेरे पास, MO का मतलब है एटम 1 मॉलिक्यूल है, और क्या है, ऑक्सीजन 1 मॉलिक्यूल, ठीक है। कोई भी मेटल, एक मेटल है, एक ऑक्सीजन है, इस टाइप के ऑक्साइड कौन बनाते हैं, स्कैंडियम के छोड़कर जितने ज्यादा ट्रांजिशन मेटल हैं, जितने भी, सब MO टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, सिर्फ स्कैंडियम को छोड़कर, ठीक है। तो यहां पर ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और यहां पर देखने को मिल रहा है मैग्नीज एग्जिबिट ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +2 to +6। हम लोग देख लेते हैं ये कितना शो करेगा। जो मैग्नीज होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 25। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 25। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे हम लोग, क्या आएगा, आर्गन 18 4s2 3d5, क्या आएगा, 4s2 3d5। तो हम लोग देख लेते हैं ये कितने ऑक्सीडेशन स्टेट तक शो कर सकता है। तो जब ये S सबसेल से 4s सबसेल से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो सबसे पहले ये कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, +2। फिर उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज करेगा तो +3, फिर एक और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो +4, फिर एक इलेक्ट्रॉन और रिलीज करेगा तो +5, फिर एक इलेक्ट्रॉन और रिलीज करेगा तो +6, फिर लास्ट में जो एक इलेक्ट्रॉन बचा है उसको भी अगर रिलीज कर देगा तो कितने शो करेगा,
+7 तक शो करेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैग्नीज कहां से +2 से लेकर के कहां तक शो करता है, +7 तक शो करता है। लेकिन इसमें दिया क्या है, +2 to +6, इसीलिए ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। आपको होना क्या चाहिए था, +2 to +7। ठीक है, तो इसीलिए स्टेटमेंट फर्स्ट तो करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट सेकंड क्या है, इनकरेक्ट। तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, ये गलत हो जाएगा आपका। यहां पर देखेंगे बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, गलत ये भी हो जाएगा। यहां पर क्या है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। यहां पर देखने को मिल रहा है मुझे स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट, नहीं स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, इसीलिए भी आपका गलत हो जाएगा। आपका इसमें 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट कैन बी कन्वर्टेड टू कोलाइड सोल्यूशन बाय। देखो क्या है कि इसमें क्वेश्चन पूछा है कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्या है, प्रेसिपिटेट है, उसको मैं क्या कर रहा हूं, कोलाइडल सॉल्यूशन में चेंज कर रहा हूं, बदल रहा हूं। तो सबसे अच्छा मेथड कौन सा है इसको बदलने के लिए, सबसे अच्छा मेथड क्या है, पेप्टाइजेशन। सबसे अच्छा मेथड क्या है, पेप्टाइजेशन इज करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा, जो कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को किसमें चेंज कर देता है, चेंज कर देता है कोलाइडल सॉल्यूशन में। ठीक है, तो आपको यहां पर अगला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, गिवन बिलो द 2 स्टेटमेंट। नीचे 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कर रहा है, इथेनॉल अंडरगोज द हैलोफॉर्म रिएक्शन। जो इथेनॉल है वो हैलोफॉर्म रिएक्शन शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मैं देख लेता हूं। इसके लिए सबसे अच्छा मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को क्या है कि CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर यहां पर H है। ठीक है, हैलोफॉर्म सिर्फ 2 कंपाउंड शो करते हैं, कौन कौन से कंपाउंड शो करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। कभी कभी एक दो को कंपाउंड ऐसे होते हैं जो अल्कोहल होते हैं, वो भी शो करते हैं, नहीं तो मेनली कौन कौन शो करते हैं, कीटोन शो करता है और एल्डिहाइड शो करता है। कीटोन और ऐसे कीटोन और एल्डिहाइड शो करते हैं जिसमें C डबल बॉन्ड O के जस्ट बगल में CH3 होगा। C डबल बॉन्ड O के जस्ट बगल में अगर CH3 है, ऐसे ही कीटोन और एल्डिहाइड हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेंगे, नहीं तो कोई भी नहीं शो करेगा। तो इसमें क्या है, यही शो करता है, यानी ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट क्या है, करेक्ट है। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है हमारे पास स्टेटमेंट सेकंड क्या है, 2 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हेल-वोल्हर्ड-जिन्सिंकी रिएक्शन। हेल-वोल्हर्ड-जिन्सिंकी रिएक्शन में क्या होता है कि 2 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, ये हो गया आपका 2 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड। इसमें क्या है कि जो एसिड फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फा कार्बन बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन में अगर कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ेगा तो ये रिएक्शन देगा, कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ेगा तो ये रिएक्शन देगा, यानी ये भी करेक्ट है आपका, ये भी क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। यहां पर देख लेते हैं, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, यानी कि ये आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। यहां पर फर्स्ट ऑप्शन ही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और दूसरा क्या है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, ये गलत है। फिर उसके बाद क्या है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, ये तो नहीं होगा। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। तो हमको क्या देखने को मिलेगा, इसमें देखने को मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट शो बाय, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट शो बाय। इसमें आपको सीधा सीधा देखने को मिल रहा है
कि जो COEN का थ्राइस 3+ है यही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। बाकी जितने भी कंपाउंड दिए हुए हैं तीन, ये तीनों क्या करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, सिर्फ यही नहीं शो करता है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। यूजिंग द गिवन डाटा द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट में गिवन डाटा को देखकर हमको बताना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू जितना ज्यादा माइनस में होगी वो उतना ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जिसकी वैल्यू जितना ज्यादा माइनस में, वो क्या होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अगर प्लस में ज्यादा हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइनस में अगर ज्यादा हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पर देख लेते हैं सबसे ज्यादा किसका है। सबसे ज्यादा किसका है, इसका देखने को मिल रहा है, किसका, K+2K, यानी सबसे ज्यादा किसका है, K का सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, उससे कम देखने को मिलेगा यहाँ पर -2.71, तो इसमें उससे कम हो जाएगा Na। ठीक है, फिर उससे कम किसका हो रहा है, यहाँ पर 1.66 है, यहाँ पर 0.13 है, तो उससे कम कौन सा हो जाएगा, Al। यहां पर किसका सबसे कम किसका हो जाएगा, Pb। लेकिन हमको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो इसको जस्ट उल्टा कर दो। इसको जस्ट उल्टा कर दोगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, Pb का सबसे कम, उससे ज्यादा किसका, Al का, फिर उससे ज्यादा किसका, Na का, उससे ज्यादा किसका, K का। तो आप देख लेंगे इसमें आपको यहां पर मिल रहा है ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सेकेंड में आपको मिल रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन परऑक्साइड लिंकेज। परऑक्साइड लिंकेज में क्या होता है, परऑक्साइड लिंकेज में सबसे बढ़िया जानने के लिए, जिसमें दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इस तरीके से जुड़े होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं परऑक्साइड लिंकेज। सिंपल इस तरीके से जो जुड़े होते हैं उसी को बोलते हैं परऑक्साइड लिंकेज। तो हम इसमें देख लेते हैं कौन से कंपाउंड परऑक्साइड लिंकेज शो करेगा। पहला कौन सा है, H2S2O7। H2S2O7, इसमें हम इसका स्ट्रक्चर बनाकर देख लेते हैं। S डबल बॉन्ड O ऐसे जुड़ जाएगा, OH ऐसे जुड़ जाएगा, फिर S डबल बॉन्ड O ऐसे जुड़ेगा, फिर OH इसके साथ ऐसे जुड़ जाएगा। इधर अभी भी एक ऑक्सीजन बचा हुआ है तो इसको क्या करेंगे, बीच में जोड़ देंगे। लेकिन इसमें इस हिसाब का जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल दो आपस में जुड़े हुए हैं इसमें नहीं देखने को मिल रहा है, इसीलिए परऑक्साइड लिंकेज इसमें नहीं बनाता है। फिर अगला क्या है, H2S2O8। H2S2O8 में देखते हैं तो हमको क्या मिलता है, इसका स्ट्रक्चर बनाने पे मुझे ये मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर देख रहे हैं बीच में दो सल्फर के बीच में जो ऑक्सीजन के दोनों एटम है इस हिसाब से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या है, H2S2O7 में क्या है कि परऑक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है, और H2S2O5 में तो प्रेजेंट ही नहीं होगा, और H2S2O6 में भी नहीं प्रेजेंट होगा। सिर्फ किस में होगा, H2S2O8 में। ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय जिब्रेल थैलामाइड सिंथेसिस। जिब्रेल थैलामाइड सिंथेसिस में क्या होता है, इसका पहला कोटेशन ही यही है कि जिब्रेल थैलामाइड सिंथेसिस में प्राइमरी एमीन सिर्फ बनता है। कौन सा एमीन, सिर्फ प्राइमरी एमीन बनता है, न तो सेकेंडरी एमीन बनता है, न तो टर्सरी एमीन बनता है, और न ही एरोमेटिक एमीन बनता है। तो इसमें से हमको सिर्फ इतना देख लेना है कौन सा प्राइमरी एमीन है। तो इसमें देखेंगे इथेनामीन। इथेनामीन का जो
मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो ये होता है, ठीक है, CH3CH2NH2। और एनिलीन का क्या होता है भाई, एनिलीन का मैं पहले ही देख लेता हूं इसको, ये NH2 है। यहां पर क्या है, प्रोपेन 1 एमीन, प्रोपेन 1 एमीन का क्या कैसे बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 NH2, ये आपका प्रोपेन एमीन, प्रोपेन 1 एमीन। प्रोपेन 2 एमीन का देखते हैं क्या बन जाता है, CH3 CH3 2 है, तो यहां पर जोड़ देंगे NH2, तो यहां पर हमको क्या देखने को मिलेगा, ये भी प्राइमरी एमीन, ये भी प्राइमरी एमीन, ये भी प्राइमरी एमीन, सिर्फ ये क्या है, एरोमेटिक एमीन है। यहां पूछा है कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, यानी एरोमेटिक एमीन नहीं बन पाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन को डिस्टिंग्विश करने का सबसे बढ़िया मेथड ये होता है कि उसमें देखा जाता है कि कितने चेन कार्बन के जुड़े हुए हैं। अगर NH एमीन से एक कार्बन के चेन जुड़े हैं तो प्राइमरी एमीन, 2 कार्बन के चेन जुड़े हैं तो सेकेंडरी एमीन, अगर 3 कार्बन के चेन जुड़े हैं तो टर्सरी एमीन, ठीक है। लेकिन अल्कोहल के साथ, हैलाइड के साथ ऐसा नहीं होता है, अल्कोहल के साथ, हैलाइड के साथ ऐसा नहीं होता है। अल्कोहल और हैलाइड में क्या होता है, जो अल्कोहल और हैलाइड होते हैं अगर वो प्राइमरी कार्बन से जुड़े हुए हैं तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी कार्बन से जुड़े हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी कार्बन से जुड़े हैं तो टर्सरी अल्कोहल। लेकिन एमीन में क्या होता है कि नाइट्रोजन के साथ अगर एक कार्बन का चेन जुड़ा है तो प्राइमरी एमीन, 2 कार्बन का चेन जुड़ा है तो सेकेंडरी एमीन, 3 कार्बन का चेन जुड़ा है तो टर्सरी एमीन। उस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। एनिलीन क्या होता है, एरोमेटिक एमीन होता है, जो कि इस मेथड से प्रिपेयर्ड नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, इसमें 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कर रहा है, सेमी कंडक्टर्स आर सॉलिड विथ कंडक्टिविटीज इन द इंटरमीडिएट रेंज फ्रॉम 10 के पावर -6 टू 10 के पावर +4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, सेमीकंडक्टर सॉलिड होते हैं और इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो 10 के पावर -6 से लेकर 10 के पावर +4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक होता है, यानी ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड पढ़ते हैं, इंटरमीडिएट कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू पार्शली फिल्ड वैलेंस बैंड। देखो, सेमीकंडक्टर की जो भी कंडक्टिविटी होती है वो सिर्फ डिपेंड करती है किस पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, वैलेंस बैंड पे डिपेंड नहीं करती है। इसीलिए आपका स्टेटमेंट सेकंड क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर देख लेते हैं, पहला का ऑप्शन क्या दिया है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट, नहीं। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट, ये भी नहीं। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, ये आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें करेक्ट हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। हम लोग और आगे बढ़ लेते हैं, और आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या देखने को मिल रहा है, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। 2 लिस्ट दिया हुआ है, आपको उसमें मैच कराना है कि कौन, मैच कराने के बाद देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ पर लिस्ट 1 दिया है एंड लिस्ट 2 दिया है। नायलॉन 6 किससे बनता है, कैप्रोलैक्टम से बनता है। नायलॉन 6 जो होता है वो कैप्रोलैक्टम से बनता है, तो इसमें नायलॉन 6 को हम लोग कैप्रोलैक्टम से मिला देते हैं। फिर उसके बाद नियोप्रीन क्या होता है, नियोप्रीन होता है 2-क्लोरो 1-ब्यूटाडाइइन, 2-क्लोरो 1-ब्यूटाडाइइन से नियोप्रीन बनता है, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन से मिल जाएगा। फिर उसके बाद ब्यूनायन कैसे बनता है, 1,3-ब्यूटाडाइइन प्लस एक्राइलोनाइट्राइल, 1,3-ब्यूटाडाइइन प्लस एक्राइलोनाइट्राइल। फिर डेक्रोन किससे बनता है, इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड टेरेप्थैलिक एसिड से बन जाएगा आपका, इसका 3 से मिला दो। फिर देख लेते हैं किसमें मिलेगा, ए का चौथा किसमें दिया हुआ है, सब में दिया हुआ है। बी का पहला किसमें दिया हुआ है, पहले और चौथे में दिया हुआ है, यानी कि बी एंड सी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर सी क्या, ब्यूनायन के दिया हुआ है ऑप्शन सेकंड, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, सी का सेकंड और डी का थर्ड हो जाएगा आपका। इस हिसाब से क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में भी मैच द कॉलम दिया हुआ है,
मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकेंड से हम लोग क्या करा रहे हैं, मैच करा रहे हैं। जो फ्रैंकल डिफेक्ट होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट होता है वो आयनिक सॉलिड में शो करता है। जो डिफेक्ट शो करता है वो आयनिक सॉलिड में होता है। इसमें हम लोग देख लेते हैं आयनिक सॉलिड कौन कौन सा दिया हुआ है। इसमें देखो क्या है, नॉन आयनिक सॉलिड है, इससे नहीं मैच करेगा। ये आयनिक सॉलिड है, इससे कर सकता है। ये भी आयनिक सॉलिड है, इससे कर सकता है। ये नॉन आयनिक सॉलिड है, इससे भी नहीं करेगा। तो इसमें क्या है, फ्रैंकल डिफेक्ट में दो मैच कर सकता है। लेकिन हमको ये भी देखना है कि फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, उसकी डेंसिटी नहीं घटती है, सेम रहती है, डेंसिटी पहले जैसा ही रहता है। इसीलिए फर्स्ट का थर्ड आपको मिल जाएगा। इसमें क्या दिया है, सोन बाय आयनिक सॉलिड एंड डेंसिटी ऑफ द सॉलिड रिमेन द सेम, इसमें सेम रहता है। शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है, ये भी आयनिक सॉलिड में शो करता है, तो शो बाय आयनिक सॉलिड एंड डिक्रीजेस बाय डेंसिटी ऑफ सॉलिड, यानी कि सी का आपका सेकेंड हो जाएगा। आप दो ही मिला लेंगे तब भी आपका आंसर इसमें बन जाएगा। ए का थर्ड किस में दिया हुआ है, फर्स्ट में दिया हुआ है, और सी का सेकेंड किस में दिया हुआ है, फर्स्ट में ही दिया हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट हो जाएगा। बाकी दो ही देखने से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ऐसे ही कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ एक ही देखने से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 में हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजिनस बेस, कौन सा ऐसा नाइट्रोजिनस बेस है इज प्रेजेंट ओनली इन आरएनए बट नॉट इन डीएनए, सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट हो और डीएनए में न प्रेजेंट हो। देखो क्या होता है, जो नाइट्रोजिनस बेस होता है वो दो प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजिनस बेस जो होता है वो दो प्रकार के होता है। नाइट्रोजिनस बेस, एक होता है प्यूरिन, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पायरिमिडीन। एक होता है प्यूरिन, एक होता है पायरिमिडीन। प्यूरिन में क्या क्या होता है, एडिनिन और गुआनिन, ठीक है। और पायरिमिडीन में क्या होता है, साइटोसिन, थियामिन और यूरेसिल, ठीक है। ये जो तीनों है, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन, ये डीएनए में भी पाए जाते हैं और आरएनए में भी पाए जाते हैं। बट थियामिन डीएनए में पाया जाता है और यूरेसिल किस में पाया जाता है, आरएनए में। तो इसमें पूछा है कि कौन आरएनए में पाया जाता है और डीएनए में नहीं पाया जाता है, तो इसका आपका हो जाएगा यूरेसिल। ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा कि यूरेसिल। यूरेसिल जो होता है वो सिर्फ आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में नहीं पाया जाता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन बी यूज्ड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन है जो दिया हुआ है कि अल्कोहल को किसमें चेंज कर रहा है, एल्डिहाइड में। अल्कोहल को चेंज कर रहा है किसमें, एल्डिहाइड में। तो आपको बताना है कि सबसे बेस्ट कौन सा रिएजेंट है जो इसको इसमें कन्वर्ट कर देगा। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन है उससे क्या जुड़ा हुआ है, उससे जुड़ा हुआ है अल्कोहल ग्रुप। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाला जो कार्बन होता है उसको बोलते हैं अलाइलिक कार्बन, ठीक है। अलाइलिक कार्बन के साथ जो अल्कोहल जुड़ा होगा उसको बोलेंगे अलाइलिक अल्कोहल। और अलाइलिक अल्कोहल जब भी कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड में तो पीसीसी इज द बेस्ट रिएजेंट फॉर कन्वर्टिंग टू अल्कोहल इनटू CHO यानी एल्डिहाइड। तो इसमें पीसीसी इज बेस्ट रिएजेंट। पीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट के साथ साथ एक और है, एक और नाम है जिसको हम लोग ले सकते हैं पीडीसी, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट भी होता है, ठीक है। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट या पिरिडीनियम डाइक्रोमेट दोनों में से कोई एक देगा, दोनों हो जाएगा, लेकिन इसमें सिर्फ दिया हुआ है पीसीसी, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा 24 क्वेश्चन में, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं 24। अब क्वेश्चन नंबर 24, करेक्ट ऑर्डर द इंक्रीजिंग बेसिसिटी इज। आपको इसमें दिया हुआ है, एमिन्स दिए हुए हैं, इसकी बेसिसिटी आपको बतानी है। बेसिसिटी आपको बताने के लिए इसमें क्या दिया हुआ है, बेसिसिटी सबसे कम किसकी होती है, एरोमेटिक एमीन की। एरोमेटिक एमीन की सबसे कम होती है, उससे ज्यादा किसकी होती है, अमोनिया की होती है। उससे ज्यादा किसकी होती है, अमोनिया की। फिर उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि उसमें इथाइल एमीन है
कि मिथाइल एमीन है। अगर इथाइल एमीन है तो आपको एक ट्रिक लगाना है 231। क्या लगाना है आपको? 231। सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसकी होगी भाई? 2 डिग्री की। फिर उसके बाद उससे कम किसकी होगी? 3 डिग्री की। फिर उससे किसके बाद 1 डिग्री की। फिर अमोनिया की। फिर एरोमेटिक अमीन की। एरोमेटिक जो अमीन होता है उसकी बेसिसिटी सबसे कम क्यों होती है? क्योंकि इसके पास जो लोन पेयर होता है, इसके पास जो लोन पेयर होता है वो कॉन्जुगेशन में हेल्प करने लगता है, वो कॉन्जुगेशन में चला जाता है, जिसकी वजह से इसकी बेसिसिटी कम हो जाती है। तो आप यहां देखेंगे इसमें क्या है, इधर से ही देख लेते हैं। अमोनिया की सबसे कम दी है, जिसकी वजह से ये कैंसिल हो जाएगा। अमोनिया का सबसे कम दिया हुआ है, जिसकी वजह से ये पहला खत्म हो जाएगा। अब इसमें दिया हुआ है कि अमोनिया का इसमें ज्यादा दे दिया, इसीलिए इसमें कम हो गया। 3 डिग्री वाले अमीन से ज्यादा दे दिया। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर देखेंगे तो प्राइमरी अमीन सबसे ज्यादा दे दिया, लेकिन होता किसका है? सेकेंडरी अमीन का सबसे ज्यादा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सेकंड भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है देख सकते हैं। सेकेंडरी अमीन की सबसे ज्यादा, टर्सरी अमीन की उससे कम, प्राइमरी अमीन की उससे कम, अमोनिया की उससे कम, एरोमेटिक अमीन की सबसे कम होती है। यानी आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा 25 वाले क्वेश्चन में। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं 26 क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है। इसमें क्या देखने को मिलेगा मुझे? द कलरलेस ट्रांजिशन मेटल, कलरलेस ट्रांजिशन मेटल आयन among the following are, among the following are। कलरलेस ट्रांजिशन मेटल उसे कहते हैं जिनमें क्या होता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो हो। आप देख लेंगे कि किसी भी ट्रांजिशन मेटल में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है तो क्या हो जाएगा? कलरलेस। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा वो कुछ न कुछ कलर शो करेगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे हैं जो कलरलेस हैं और कौन कौन से ऐसे हैं जो कलर शो करते हैं। फिर उसके बाद यहां पर हम लोग पहले इसको ही देख लेते हैं। मैग्नीज, मैग्नीज का क्या होता है? एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? MnN3+ है। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 25 होता है। तो यहां पर हम देखेंगे कि आर्गन 18, आर्गन 18 4s2, आर्गन 18 4s2, उसके बाद क्या हो जाएगा? 3d5, 3d5। अब क्या है यहाँ पर +3 दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? +3। तो +3 दिया हुआ है तो 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़ेगा। तो पहले 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 1s से यहां निकलेगा, 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 3d से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो 3d के पास कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे भाई? आपके पास 3d के पास 3d4 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। तो यहां पर हम देख लेंगे कि इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। वन, टू, थ्री, 4, इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये बहुत ही ज्यादा कलरफुल होगा। फिर उसके बाद जिंक आते हैं। जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, यहाँ पर 2+ भी दिया हुआ है। तब हम देख लेंगे आर्गन 18, आर्गन 18 4s2 3d10, 4s2 और 3d10 हमको क्या मिल जाएगा देखने को? ठीक है, अब यहाँ क्या है? 2+ दिया हुआ है तो 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, कौन से? 4s से बाहर निकाल देंगे। तब हमको क्या मिलेगा? डी सब शेल में कौन सा कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे भाई? डी में पूरे भरे हुए इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 2 8 2 10 पूरे भरे हुए। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा कलर्ड और ये हो जाएगा कलरलेस। ये हो जाएगा कलर्ड, ये हो जाएगा कलरलेस, ये हो जाएगा कलरलेस। फिर उसके बाद देख लेते हैं हम लोग क्या देखेंगे? स्कैंडियम, स्कैंडियम का होता है 21। तो इसमें देख लेंगे आर्गन 18, आर्गन 18 4s2 3d1, 4s2 3d1 हो जाएगा।
यहाँ पर 3+ दिया हुआ है, जिसकी वजह से 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालेंगे, तो पूरे जो बाहरी जो जितने भी सब सेल है, पूरे सेल है या सब सेल जो भी है, उसमें से क्या करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा कि इनर्ट गैस बन जाएगा। तो इसके लिए क्या है, इसका आर्गन जो होता है, आर्गन 18 होता है। 18 में क्या होता है, जो भी इसके ऑर्बिटल होते हैं पूरे भरे होते हैं, पूरे भरे होते हैं, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, ये भी कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि इसके पूरे ऑर्बिटल भरे हुए हैं, ये भी कलरलेस हो जाएगा, ये भी कलरलेस हो जाएगा। तो अगला मैं देख लेता हूं, अगला क्या दिया है, टाइटेनियम 4+, Ti4+, इसका एटॉमिक नंबर होता है 22। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ऑर्गन 18 4s2 3d2। अब यहाँ क्या दिया है, 4+ दिया हुआ है, 4+ होने की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन इसको भी बाहर निकाल देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी बाहर निकालेंगे, तो सिर्फ क्या बचेगा, आर्गन। आर्गन जो क्या है, नोबल गैस है, इसके सारे सेल सब भरे हुए होते हैं, जितने ऑर्बिटल होते हैं, जिसकी वजह से ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। उसके हिसाब से अगर ये वाला देखें तो यहाँ पर Ti3+ है, टाइटेनियम 3+, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 22 होता है, तो हमको मिल जाएगा आर्गन 18, आर्गन 18 4s2 3d2। अब यहां से देखेंगे 3+ है, 3+ का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से। अब इसमें इसके डी जो सब सेल है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, जिसके कारण ये कलर्ड शो करेगा। मैं अभी पहले ही बताया कि ऐसे एलिमेंट्स जिसमें अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है वो कलर्ड शो करेगा। कलरलेस कौन होगा, जिसके पूरे इलेक्ट्रॉन भरे होंगे, ऑर्बिटल पूरे भरे होंगे, और इलेक्ट्रॉन जो होंगे 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपको कौन कौन सा कलरलेस मिला, सी डी ई आपका ऑप्शन नंबर 4 है, जिसकी वजह से आपका 4 ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, 26 हो गया। 27 दिया हुआ है KT इक्वल टू ln R0 डिवाइडेड बाई R। ये देखने को हमको मिलता है, सबसे बड़ी चीज है, KT इक्वल टू ln R0 डिवाइडेड बाई R। ठीक है, तो अगर मैं इसको क्या करूं, ln को हटाऊं तो log आ जाएगा 2.303 log R0 डिवाइडेड बाई R। ठीक है, R0 डिवाइडेड बाई R। तो अगर मैं यहां t निकालूं तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, 2.303 डिवाइडेड बाई k log R0 डिवाइडेड बाई R। तो ये आपको मिलता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ये आपको इक्वेशन देखने को मिलेगा कि इनिशियल कंसंट्रेशन जब फाइनल कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है तो उसको कितना समय लगेगा। तो टाइम कितना लगता है, 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग R0 डिवाइडेड बाई R। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्वेश्चन। ये केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है। 27। अब क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया हुआ है भाई, आइडेंटिफाई द एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, देखो कैटलिस्ट दो प्रकार के होते हैं, एक हेट्रोजीनियस एक होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट वो होते हैं जिसमें रिएजेंट और रिएक्टेंट क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं, उसको बोलते हैं होमोजीनियस कैटलिस्ट। अगर डिफरेंट फेज में हो तो उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। तो यहां पर वही पूछा हुआ है कि कौन सा ऐसा हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट है। तो हम लोग देख लेते हैं, हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल यूजिंग निकिल। निकिल क्या होता है, सॉलिड होता है, लेकिन वेजिटेबल ऑयल क्या होता है, लिक्विड होता है, इसीलिए दोनों आपस में फेज में सेम नहीं है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट फर्स्ट सही हो जाएगा। दूसरा क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट यूजिंग H+ आयन। H+ आयन भी एक्वस होता है, मिथाइल एसीटेट भी एक्वस होता है, इसीलिए होमोजीनियस कैटलिस्ट होता है, इसीलिए कैंसिल हो जाएगा। ये हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट पूछा हुआ है।
फिर उसके बाद क्या है, हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस में पहले ही ऑप्शन में आया हुआ था, उसमें क्या आया हुआ था कि जो अमोनिया है वो डिकम्पोज होकर के नाइट्रोजन बनाता है और क्या बनाता है, हाइड्रोजन बनाता है। इसमें प्लेटिनम कैटलिस्ट लेते हैं। प्लेटिनम सॉलिड होता है और अमोनिया क्या होता है, गैस होता है। दोनों का फेज अलग अलग है, इसीलिए इसको बोलेंगे हेट्रोजीनस कैटलिस्ट। ठीक है, और यहां पर देख लेते हैं ओस्टोल्ड प्रोसेस में भी हेट्रोजीनस कैटलिस्ट पाया जाएगा। और उसके बाद हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर यूजिंग H+ आयन। शुगर भी क्या होता है, एक्वस होता है, और H+ आयन भी क्या होता है, एक्वस होता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, होमोजीनस कैटलिस्ट होता है, इसीलिए आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर देख लेते हैं ACD जिसमें होगा वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फर्स्ट इसमें दिया हुआ है ACD, जिसमें हेट्रोजीनस कैटलिस्ट है। तो इस प्रकार से आपके जो 28 में से 28 क्वेश्चन है, सब आपके पूरे आसानी से सॉल्व हो गए हैं। इसमें क्या है, आपको 28 क्वेश्चन तो दिए जाते हैं, लेकिन आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन ही करने होते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं कि हमारा जो क्लासेस है प्रिस्टीन क्लासेस, उसमें से बहुत अच्छा चलता है कोर्स, जिसका नाम क्या है, ITEP BA BEd, ITEP BSc BEd, ITEP BCom BEd, जिसका फीस ओनली कितना है, 3500 ही है, 3500 है। और एक स्पेशल ऑफर, डिस्काउंट ऑफर है गुरु बैच में। डिस्काउंट ऑफर क्या है कि फर्स्ट 50 बच्चों के लिए 30% डिस्काउंट है, 30% डिस्काउंट प्लस डोमेन सब्जेक्ट का बुक भी फ्री है। डोमेन सब्जेक्ट का बुक फ्री है। आप प्ले स्टोर पर जाकर के प्रिस्टीन क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके उसमें इनरोल कर सकते हैं। अगर उसमें कोई भी समस्या, परेशानी, कोई भी अगर जानकारी लेनी हो तो यहाँ पर आपको दिया हुआ नंबर पे कॉल कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो इसी के साथ फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही।